टिंडर शुरू हुआ था एक बहुत ही यूनिक और फन तरीके से, अपने लोकल एरिया के सिंगल्स को स्वाइप करके देखने के लिए। ये बहुत ज्यादा नया था, एक्साइटिंग था और चारों तरफ इसी की बातें चल रही थी। तो आप भी टिंडर पर ज्वाइन हुए और इंस्टेंटली मैचेस भी आना शुरू हुए। फिर शुरू हुई स्ट्रेंजर्स के साथ कन्वर्सेशंस। फिर आपने सोचा ये कितना बढ़िया और इजी है, पर एक दिन सब कुछ बदल गया। आपको मिलने वाले मैचेस कम होने लगे और पूरे दिन में आपके स्वाइप करने पर भी लिमिटेशंस लगा दी गई। जो ऐप आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, अब ऐसा लग रहा था ये ऐप आपको और ज्यादा पैसे खर्च करवाने के लिए डिजाइन हुआ है। आपकी सारी एक्साइटमेंट खत्म, मैचेस मिलना बंद। आपको लगने लगा कहीं मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा। फिर आप एक ऐड देखते हैं, टिंडर गोल्ड, जो प्रॉमिस करता है आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करने और आप में इंटरेस्टेड लोगों को आपको सजेस्ट करने के लिए। फिर आप सोचते हैं मुझे यही तो चाहिए था, जो मुझे दोबारा से डेट्स और उन कन्वर्सेशंस पर वापस ले जाए। आप कार्ड उठाते हैं और पेमेंट डन। 589 रुपीज पर मंथ, जो आपके लिए एक वर्थ परचेज रहा। आपको फिर से मैचेस, डेट्स और मैसेजेस मिलना शुरू हुए। आप बहुत खुश, पर पहले की तरह एक बार फिर सब कुछ रुक गया। बट टिंडर के पास इस बार एक नया सॉल्यूशन है, टिंडर प्लैटिनियम, और भी ज्यादा प्राइस के साथ। फिर आप सोचते हो ये सब कुछ चल क्या रहा है, और यही जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। शॉन रेड, जो कि यूनिवर्सिटी से बिजनेस स्टडी कर रहा था, पर 18 साल की उम्र में शॉन क्लास के अंदर बिजनेस की पढ़ाई करके थक गया था और उसे कुछ प्रैक्टिकली करना था। शॉन ने कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे अपने कुछ दोस्तों से हेल्प ली और उन्हें अपने ऑल इन वन मैसेजिंग और वीडियो चैट टूल के बारे में बताया, जिसका नाम रखा गया ऑर्ग। पर महीनों की मेहनत के बाद भी शॉन का पहला बिजनेस कोई बड़ी सक्सेस नहीं बन पाया। पर इन सब चीजों के बाद शॉन को एक बात रियलाइज हो गई थी कि थोड़ी सी हेल्प के साथ वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो शॉन ने अपने कॉलेज फ्रेंड जस्टिन मेटियन के साथ और नए आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट किए और एक तरह के फ्लर्टिंग ऐप के आइडिया के साथ बाहर आए, जो बेसिकली एक लूज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, हॉट और नॉट। और फरवरी 2012 में उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मैनोस को ऑनबोर्ड लिया और 3 हफ्तों की टायरलेस मेहनत के बाद उन्होंने अपने ऐप के लिए एक प्रोटोटाइप तैयार किया, जो थम्स अप और डाउन लेआउट्स पर बेस्ड था। पर अपने कुछ दोस्तों को प्रोटोटाइप दिखाने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि ऐप को जितना ज्यादा गेमिफाई किया जाए उतना बेटर होगा, और यहीं से उन्होंने फेमस स्वाइप कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे यूजर्स किसी भी पोटेंशियल को लेफ्ट या राइट स्वाइप करके जल्दी से जल्दी यस या नो बोल सके। ऐप का ओरिजिनल नाम रखा गया मैच बॉक्स, पर ऐप का नाम बदलने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजंस रहे, क्योंकि शॉन और उसके दोस्तों ने ये ऐप एक हैकाथॉन में डेवलप किया था, जो कि बेसिकली एक तरह का इवेंट होता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एक साथ आते हैं प्रोजेक्ट पर काम करने और कोलैबोरेट करने के लिए। और ये जो पर्टिकुलर हैकाथॉन था, इसको होस्ट किया था हैच लैब्स ने, जो कि एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर है और एक बहुत बड़े बिजनेस ग्रुप IAC का हिस्सा है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि IAC, जो मैच ग्रुप का ओनर है, एक कंपनी जिसके पास Match.com, प्लेंटी ऑफ फिश, OkCupid, अवर टाइम और ऑलमोस्ट सारे डेटिंग एप्स में मेजॉरिटी स्टेक्स है, और उनका ऑनलाइन डेटिंग पर एक मोनोपोली जैसा कंट्रोल है। तो ये इतना ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था कि उन्होंने हैकाथॉन के बाद मैच ग्रुप में इन्वेस्ट किया। बस उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, मैच बॉक्स नाम उनके डेटिंग ऐप Match.com से काफी ज्यादा सिमिलर था, जिस वजह से ऐप का नाम बदलकर टिंडर कर दिया गया। ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ने शॉन रेड के बारे में कमेंट करते हुए एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने लिखा, जब भी टिंडर और IAC के रिलेशंस के बारे में बात होती थी, शॉन काफी ज्यादा घुमा फिरा के जवाब देता था। पर बार बार सेम क्वेश्चन पूछे जाने पर शॉन ने कहा, IAC सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं है, वो कंपनी का मेजॉरिटी ओनर भी था। पर उस टाइम किसी को आइडिया तक नहीं था कि टिंडर बहुत जल्द ही दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक बन जाएगा। टिंडर की मार्केटिंग के लिए शॉन के दोस्त जस्टिन के पास एक यूनिक आइडिया था, और उन्होंने कॉलेज कैंपसेस के पावरफुल पर्सनालिटीज, बॉयज ग्रुप्स और गर्ल्स ग्रुप्स में ऐप को इंट्रोड्यूस किया और उसे हुकअप्स को फास्ट कर देने वाला प्रोसेस बताकर सेल किया। कहने की जरूरत नहीं है, बट लोगों को ये ऐप बहुत ज्यादा पसंद आया और बहुत कम टाइम के अंदर टिंडर एक कैंपस से दूसरे कैंपस,
से पूरे देश में फैलता चला गया और इनकी ग्रोथ में एक मेजर रोल उन बड़ी पार्टीज ने प्ले किया जिन्हें कंपनी ही ऑर्गेनाइज कर रही थी। और इन पार्टीज में सिर्फ उन्हीं लोगों की एंट्री थी जिन्होंने ऐप डाउनलोड किया हो। कुछ ही टाइम में टिंडर ने कॉलेज कैंपसेस को टेक ओवर करना शुरू किया और मेन स्ट्रीम में बड़े शहरों तक पहुंच गया। स्वाइपिंग फीचर इतना ज्यादा एडिक्टिव था कि 2014 में टिंडर यूजर्स एक दिन में 1 बिलियन से भी ज्यादा बार स्वाइप कर रहे थे और एक एवरेज टिंडर यूजर एक दिन में करीब 90 मिनट्स ऐप पर स्पेंड कर रहा था। टिंडर को 2013 में टेक क्रंच की तरफ से बेस्ट न्यू स्टार्टअप का अवार्ड भी मिला। शॉन रेड और उनकी बाकी की टीम को एक हाई देखने को मिला जब उन्हें कई मैगजीन्स के कवर पर फीचर किया गया। और जैसे जैसे टिंडर और ज्यादा फेमस होता जा रहा था वैसे वैसे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आने लगे। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी कि टिंडर डेटिंग को बहुत ज्यादा सुपरफिशियल बना रहा था, जो कि सिर्फ लुक्स तक ही लिमिटेड थी। एक डेटा ये भी बताता था कि टिंडर चीटिंग को भी बढ़ावा दे रहा है। इस बात के चलते काफी कंट्रोवर्सी हुई, पर जो असली कंट्रोवर्सी थी वो कंपनी के अंदर ही चल रही थी। 2014 में विटनी वॉल्फे, जो कि कंपनी की को-फाउंडर थी, उन्होंने टिंडर के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्ज ये कहते हुए लगाए कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड और कंपनी के को-फाउंडर जस्टिन मेटियन उन्हें थ्रेटिंग और एब्यूजिव टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं। और उन्होंने कंपनी के कल्चर को मिसोजिनिस्ट बताते हुए कहा कि उन्हें को-फाउंडर के स्टेटस से इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वो एक लड़की है। इस इल्जाम की वजह से टिंडर का बोर्ड 2 हिस्सों में बट गया और पूरी कंपनी डूबने की सिचुएशन में आ गई। और लास्ट में अराउंड $1 मिलियन के सेटलमेंट के बाद सब कुछ स्टेबल हो पाया, पर किसी ने भी कोई भी रॉन्ग डूइंग एडमिट नहीं की। और कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब विटनी ने टिंडर से क्विट करने के बाद बम्बल फाउंड किया, जो कि टिंडर का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था, सिमिलर कॉन्सेप्ट और डिजाइन के साथ। और इसी वजह से दोनों कंपनीज के बीच अगले कई सालों तक कोर्ट बैटल चले, जिसमें एक लॉ सूट भी इंक्लूडेड था, जिसमें बम्बल पर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट और टिंडर के ट्रेड सीक्रेट चुराकर यूज करने का इल्जाम भी लगाया गया। और फिर 2016 में ग्रेग ब्लैट नाम के एक आदमी को टिंडर का सीईओ बनाया गया, पर 1 साल के अंदर ही उसे उसकी सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया क्योंकि टिंडर की वाइस प्रेसिडेंट ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया। पर बाद में ग्रेग ने अपनी एक्यूजर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ डिफेमेशन का केस ये कहकर फाइल किया कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सिर्फ एक स्मेयर कैंपेन था, मतलब उनकी रेपुटेशन को खराब करने की एक चाल थी। इन सब चीजों के पीछे का ट्रुथ अभी तक क्लियर नहीं है, पर कुछ भी हो, एक डेटिंग ऐप के लिए अपने 2 एग्जीक्यूटिव्स को सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से हटाना कोई पॉजिटिव साइन नहीं था। इतना ही नहीं, टिंडर ओपनली ये भी कहता है कि उनके फ्री प्रोडक्ट्स पर सेक्स ऑफेंडर्स जरूर हैं, क्योंकि टिंडर कभी चेक नहीं करता कि उनके प्लेटफॉर्म को यूज कौन कर रहा है, जिस वजह से काफी सारी टिंडर हॉरर स्टोरीज भी सामने आई हैं जो आज तक ओपनली मेंशन नहीं की गई। काफी लोग ऐप की वजह से स्कैम भी हुए हैं, जैसे टिंडर स्विंडलर, जिसने अपने विक्टिम से $10 मिलियन से भी ज्यादा का फ्रॉड किया। पर इतनी सारी कंट्रोवर्सीज में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है टिंडर पैसे कैसे कमाता है। टिंडर बहुत जल्द ही यूएस का मोस्ट पॉपुलर डेटिंग प्लेटफॉर्म और फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया ऐप बना ऐप स्टोर पर, जिस वजह से इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की डिमांड की और फाउंडर्स ने अपने नए यूजर बेस से पैसे बनाने की स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया और 2015 में अपना पहला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, टिंडर प्लस। कंपनी को उम्मीद थी कि ये सर्विस इनफ रेवेन्यू जनरेट करेगी और फाइनली कंपनी को प्रॉफिटेबल बना देगी। और इस सर्विस के साथ उन्होंने 2 नए फीचर्स भी लॉन्च किए, पासपोर्ट और रिवाइंड। पासपोर्ट जो लोगों को परमिशन देता था अपनी लोकेशन चेंज करने की, ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने से मैच ढूंढ सकें। और रिवाइंड एक ऐसा फीचर था जो लोगों को ऑप्शन देता था कि अगर उन्होंने किसी को गलती से लेफ्ट स्वाइप कर दिया हो तो वो उसकी प्रोफाइल को वापस ला सके। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि अकेले ये नए फीचर्स शायद काफी नहीं होंगे लोगों को प्रीमियम की तरफ ले जाने में, तो उन्होंने ऐप के फ्री वर्जन को खराब करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने 12 घंटे के टाइम पीरियड में राइट चॉइस पर लिमिटेशंस लगा दी और प्रोफाइल्स के बीच में एड्स भी दिखना शुरू हो गए, जिस वजह से फ्री यूजर्स काफी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें ऐप का वो डाउन वर्जन देखने को मिल रहा था जो उनके पास्ट के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा खराब था। पर टिंडर के बोर्ड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। टिंडर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मॉडल कंपनी के लिए बहुत बड़ी सक्सेस बना, जिस वजह से टिंडर ने पहले से भी ज्यादा तेजी से पैसे बनाए, क्योंकि उन्हें किसी ना किसी तरीके से पैसे कमाने ही थे। बट
प्रॉब्लम ये थी कि ये तो उनके प्रीमियम मॉडल्स की सिर्फ शुरुआत ही थी और बहुत जल्द ही कंपनी को अपनी प्राइसिंग की वजह से एक और लॉ सूट का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके टिंडर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जहां 28 से कम एज वालों को $10 देने पड़ते थे, वहीं 28 प्लस के लोगों को सेम सर्विस $19.99 में मिलती थी, ऑलमोस्ट डबल। जिस वजह से कैलिफोर्निया में एज डिस्क्रिमिनेशन लॉ सूट फाइल हुई और टिंडर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स कंपनसेशन में पे करने पड़े। पर इसके बाद भी जिन जगहों पर केस नहीं हुए थे वहां टिंडर अपनी प्राइसिंग में डिस्क्रिमिनेशन करता रहा। रिसर्च के हिसाब से जहां एक स्ट्रेट 30 प्लस ओल्डर मेल को $34 देने पड़ते थे, वहीं 28 से कम एज वाली फीमेल को सेम सर्विस $6.99 में मिल जाती थी। और अब टिंडर लिटरली एज, जेंडर और लोकेशन के हिसाब से लोगों को ट्रीट कर रहा था और कुछ लोगों को सेम सर्विस के लिए ज्यादा चार्ज कर रहा था। और इन्होंने अपनी प्राइसिंग कभी एडवर्टाइज भी नहीं की, जिस वजह से लोगों को इसके पीछे का रीजन कभी समझ ही नहीं आया। लेकिन डेटिंग एप्स पर फीमेल्स के मुकाबले मेल्स ज्यादा होते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से ये रेशियो 9:1 का हो सकता है, जिस वजह से एक एवरेज मेल को मैच मिलने के चांसेस सिर्फ 0.6% ही रह जाते हैं। अपने फ्री वर्जन में लिमिटेशंस लगाने के बाद एक एवरेज मेल को मैच मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हार्म पहुंचाता है और उन्हें प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने को मजबूर कर देता है। और इस स्ट्रेटेजी के बेस पर टिंडर अब पहले से ज्यादा पैसे बनाने में सक्सेसफुल हो रहा था, जिस वजह से टिंडर को ओवरसीज जाने का मौका मिला और टिंडर वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करने लगा। पर उससे पहले बोर्ड की तरफ से रेवेन्यू को दोबारा बढ़ाने का प्रेशर भी आ रहा था, जिस वजह से टिंडर ने अपनी प्रीमियम सर्विस का हायर टियर लॉन्च किया। इस बार टिंडर गोल्ड, $5 एक्स्ट्रा चार्जेस और सेम 30 प्लस के लिए $10 एक्स्ट्रा। इस मॉडल में आप ये देख सकते थे कि किसने आपकी प्रोफाइल पर राइट स्वाइप्स किया और आपको हर महीने एक प्रोफाइल बूस्ट भी ऑफर किया गया। प्रोफाइल बूस्ट एक ऐसा फीचर था जिसमें आप पैसे देकर अपनी प्रोफाइल को दूसरे यूजर के सामने जल्दी से जल्दी ला सकते थे, जिस वजह से आपको मैच मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी सेम टाइम पर फ्री यूजर्स की कंप्लेंट आ रही थी कि उन्हें मिलने वाले मैचेस में बहुत ज्यादा ड्रॉप आया है। एक्स्ट्रा फीचर्स और हायर प्राइजेस का मतलब था टिंडर अब ऐप स्टोर का सबसे पॉपुलर ऐप ही नहीं बल्कि सबसे प्रॉफिटेबल ऐप भी बन रहा था। इस वजह से टिंडर ने अपनी ग्रोइंग लॉयल कम्युनिटी, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा, जिनकी कंप्लेंट आ रही थी कि टिंडर अब अपनी बात से पीछे हट रहा है और अपने यूजर्स के खिलाफ जा रहा है। बट इन सब बातों को इग्नोर करते हुए टिंडर ने अपना तीसरा और अब तक का सबसे प्रीमियम टियर टिंडर प्लेटिनियम लॉन्च किया। इस बार $19.99 पर मंथ और 30 प्लस के लिए बिल्कुल और भी ज्यादा। इस अमाउंट को पे करने के बाद आप बनते हो टिंडर प्लैटिनियम के लकी मेंबर, जिसमें आप किसी को भी मैच मिलने से पहले ही मैसेज करके अप्रोच कर सकते हो, जिस वजह से टिंडर का स्वाइप करने वाला म्यूचुअल अट्रैक्शन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है, जिस सिस्टम की वजह से टिंडर फाउंड हुआ और उसे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। पर यह मामला और भी ज्यादा खराब हो गया जब 2019 में यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने टिंडर की पेरेंट कंपनी मैच ग्रुप के ऊपर केस ये कहते हुए फाइल किया कि टिंडर मेल्स को लालच देने के लिए फेक यूजर्स क्रिएट कर रहा है। टिंडर ने और ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक और टेक्निक का यूज किया, जिसमें वो फ्री यूजर्स को मिलने वाले मैचेस को छुपाकर उन्हें बताता था कि उनकी प्रोफाइल पर इतने मैचेस हैं, बट उन्हें देखने के लिए चाहिए सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन। टिंडर ने अपने यूजर्स के लिए एक वन टाइम पेमेंट एंड सर्विस मॉडल्स भी लॉन्च किए। एग्जाम्पल के लिए आप $70 देकर एक प्रोफाइल बूस्ट खरीद सकते हैं, जिससे आपकी प्रोफाइल और भी ज्यादा लोगों को दिखाई जाएगी। आप लाइक्स के लिए पे कर सकते हैं, आप सुपर लाइक्स भी खरीद सकते हो, जिसमें आपकी प्रोफाइल एक अलग कलर में दिखाई जाएगी, जिसमें टिंडर कहता है ये आपकी प्रोफाइल को स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है। इसमें कुल मिलाकर सारी बातें ये हैं कि टिंडर आपको सारे मौके देता है कि आप पैसे देकर अपनी लोनलीनेस को खत्म कर सकें। टिंडर ने डेटिंग को एक गेम की तरह बना दिया, जिसमें जो इंसान जितने पैसे डालेगा उसके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहेंगे। और एक बार आपने पैसे देना बंद किया तो सारे चांसेस आपके अगेंस्ट, और एक बार आपने प्रीमियम में अपग्रेड किया और बाद में कैंसिल किया तो आपको मिलने वाले मैचेस ऑलमोस्ट खत्म। बट एक बार प्रीमियम लेकर सक्सेस देखने के बाद दोबारा से कम मैचेस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, जिस वजह से आप हर महीने पैसे देकर इस प्लेटफॉर्म पर हुक्ड रहते हो। और अब समझने वाली बात यह है कि टिंडर एक बिजनेस है जो हर एक पॉसिबल कोशिश करेगा अपने यूजर से पैसे बनाने की, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि अगर उन्हें अपनी पसंद का रिजल्ट ना भी मिले तो उन्हें बुरा ना लगे। पर यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि आप जितने ज्यादा कम अट्रैक्टिव हो उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप
प्लेटफॉर्म पर ज्यादा पैसे खर्च करोगे। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि टिंडर के पास एक और सीक्रेट ट्रिक है जो आपको कभी बताना नहीं चाहता। टिंडर अपने हर यूजर को एक डिजायरेबल स्कोर देता है, एक हिडन रेटिंग जो डिसाइड करता है कि आपकी प्रोफाइल किन लोगों को दिखाई जाएगी और कितनी बार दिखाई जाएगी, जिसे बोलते हैं ELO स्कोर। पर टिंडर का कहना है उन्होंने ELO स्कोर देना बंद कर दिया है और उसकी जगह कुछ और डाल दिया है, बट वो भी ELO से सिमिलर ही है, उसका सिर्फ नाम अलग है। बेसिकली अगर टिंडर को लगता है कि आपका प्रोफाइल उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो वो आपकी प्रोफाइल को उन लोगों को दिखाना बंद कर देगा जिन्हें टिंडर का एल्गोरिदम अट्रैक्टिव समझता है। बट इतना सब होने के बाद भी टिंडर की इकोनॉमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कुछ और ही है, जिसे बोलते हैं टिंडर पैराडॉक्स। पहले तो एक चीज क्लियर है कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर जो भी एप्स अवेलेबल है वो बने ही इसलिए है कि लोग उन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और कुछ एप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करते हैं आपको आपकी पसंद का कंटेंट दिखाने के लिए, जिसकी वजह से आप हमेशा हुक्ड रहते हो। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम रेगुलरली आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक करता है और आपको और भी ज्यादा डिटेलिंग कंटेंट दिखाता है, जिस वजह से आप सोचते हो ये तो मेरे काम की चीज है, बट इसकी वजह से आप ना चाहते हुए भी इन सारे प्लेटफॉर्म पर हुक्ड हो जाते हो। शायद अब आप समझ गए होंगे कि मेन प्रॉब्लम क्या है। अगर टिंडर पर होने वाले मैचेस परफेक्ट होने लगे तो कौन ही ऐप पर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करेगा और कौन ही मंथली सब्सक्रिप्शन लेगा। और अगर टिंडर पर होने वाले मैचेस परफेक्ट होने लगे और रिलेशनशिप्स में आने लगे तो टिंडर एक बारी में 2 कस्टमर्स खो देता, और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और अब आपको लग रहा होगा कि टिंडर हमें परफेक्ट मैच क्यों नहीं मिलने देना चाहता। और बात आती है कि टिंडर अपना यूजर अटेंशन कैसे बढ़ाता है और इससे आप पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका सबसे मेन मेथड होता है मैचेस की ग्रोथ को कम कर देना। जब भी आप एक नया अकाउंट बनाते हो तो आपको बहुत सारे मैचेस मिलते हैं, जिस वजह से आपको ऐप के थ्रू एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि टिंडर स्टार्टिंग में आपकी प्रोफाइल को एक बूस्ट देता है, जिस वजह से आपको एक डोपामिन हिट मिलता है और आप ऐप पर हुक्ड रहते हो। पर कुछ टाइम बाद ही मैचेस मिलना स्लो हो जाते हैं, बट आप जैसे ही ऐप को डिलीट करने का सोचते हो तो एक नोटिफिकेशन आती है, इट्स अ मैच। तो दोबारा से आपके दिमाग में एक डोपामिन हिट होता है और आप फिर से मैचेस ढूंढते हुए स्वाइप करने में हुक्ड हो जाते हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टिंडर डेटा साइंटिस्ट का यूज करता है कि एक एवरेज इंसान को कितने मैचेस मिलने चाहिए जिससे वो ऐप को रेगुलरली यूज करता रहे। इसलिए टिंडर तुम्हें एक गोल्डीलॉक्स जोन में रखता है, इतने मैचेस देता है कि आप खुश रहो, इतने ज्यादा भी नहीं कि आप ऐप को डिलीट कर दो। एक बात ये भी है कि टिंडर ने बहुत लोगों को ट्रू लव ढूंढने में हेल्प किया है, बट टिंडर को ज्यादा फायदा तब होता जब आपको कोई मैच मिल ही नहीं पाता। थैंक्स।